Hello friends, this is Mohit Bansal and I will start a new chapter, rectilinear motion. In this chapter there are some definitions and and totally based theory and numerical base. So what we will study in this chapter, first some definition like first of all displacement, positions, distance, speed, velocity and average velocity, acceleration and average acceleration, रिटार्डेशन. ये तो है सब डेफिनेशन पार्ट. फिर सेकंड पार्ट आता है कांस्टेंट वेलोसिटी न्यूमेरिकल्स. थर्ड इसी में शामिल कर लेते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेलोसिटी न्यूमेरिकल्स. देन आफ्टर इट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन. और फिर उसके बाद आते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन. और अंत में ग्राफ. तो इस वाले चैप्टर में हम केवल इतनी चीज़ों को कवर करेंगे. ये सब बेसिक पार्ट होता है जो कि हम एट्थ नाइन्थ में पढ़ लेते हैं. बेसिकली नाइन्थ में हम ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के. डेफिनेशन तो हम पढ़ ही लेते हैं. बाकी यहाँ पे हम जेई लेवल पे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. तो इसमें ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है. आजकल जेई में सबसे ज़्यादा ग्राफ के सवाल ही पूछे जा रहे हैं. ऑनलाइन मोड में जितने भी हैं सब ग्राफ वाले सवाल ही पूछे जा रहे हैं. ठीक है. तो अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की. तो जैसा कि चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सरल रेखीय. रेक्टिलिनियर को हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय, मतलब यूनिडायमेंशन. कि आप एक ही डायमेंशन के जो जितने भी सवाल हैं उनको ही सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं है कि दो दो डायमेंशन के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तीन तीन डायमेंशन के कर रहे हैं. केवल ज़्यादा से ज़्यादा दो तक कर सकते हो. बेसिकली एक तक ही करेंगे, पर ज़्यादा एडवांस लेवल में हम दो के भी करेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद सवाल आता है कि कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कब मोशन करेगा. कि व्हेन विल ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन. तो क्वेश्चन है व्हेन विल
ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन लिख दो, बहुत है। इन स्ट्रेट लाइन, तो ये तो आप खुद ही सोच सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में कौन मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, क्या कंडीशन है स्ट्रेट लाइन में मूव करने की। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब आता है इसका जवाब। जवाब में बे ऐसा आता है क्या, जो भी है ठीक है। तो जवाब नंबर एक, जवाब नंबर एक, फोर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? फोर्स इज इक्वल टू 0 मीन्स force equal to 0 means velocity constant। तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि चलता है तो चलता ही रहेगा। ये पार्टिकल था, b वेलोसिटी से जा रहा था, अभी भी b वेलोसिटी से जा रहा है और आगे भी b वेलोसिटी से जाएगा, जब तक कि कोई इसे डिस्टर्ब नहीं कर देगा। जब तक कि कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब जब तक कि कोई इसे फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि चलता है तो चलता रहेगा जब तक कि कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं पढ़ूंगा तो पढ़ता रहूंगा जब तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स 0 है तो रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चढ़ता रहेगा, जब तक कि फोर्स 0 है। ये डस्टर है, इस डस्टर पे फोर्स 0 है, दिख रहा है डस्टर, ये टिका हुआ है अभी, तो इस डस्टर पे अभी फोर्स 0 है। तो फोर्स 0 है तो चलता है तो चलता रहेगा, यदि रुका है तो रुका रहेगा। तो अभी क्या है, रुका है और फोर्स 0 है तो रुका रहेगा। यदि फोर्स 0 है और चल रहा है तो चलता रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कि कोई इसको डिस्टर्ब ना कर दे। तो यहां तक बात क्लियर है। तो अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। अब तक मैंने जितना पढ़ा है उससे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं कि इफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कब मूव करेगा, कब मोशन करेगा। तो कब मोशन करेगा, जब तक कि फोर्स इस पे 0 है तो चलता है तो चलते रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, किसी एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन है। ये तो मैंने बताया था फोर्स 0 है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन particle, this is particle can never move in straight line। ट्रू फॉल्स का सवाल है, तो आप सोचो कि क्या होगा। फोर्स 0 नहीं है, कोई धक्का लगा रहा है, कोई खींच रहा है, धक्का लगा रहा है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। तो इसका जवाब ढूंढिए आप और सोचिए, बताए मन में। ठीक है, इसका जवाब मैं बताता हूं। तो देखिए, एक चीज है कि किसी को झूठा साबित करना होता है, भले से उसने 100 सच बोले हो अपनी जिंदगी में,
और एक झूठ बोल दिया तो वो झूठा साबित हो जाएगा। दिन भर में 100 सच बोलता हूं और एक झूठ बोलता हूं तो मैं झूठा कहलाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक भी बुरी आदत है इंसान में, इफ ए मैन हैव ए मैन हैज ए बैड हैबिट देन इट विल बी बैड मैन। तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो जिसमें फोर्स लग रहा हो और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। ऐसा एग्जाम्पल हो तो भी हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो उसका जवाब मैं दे देता हूं। इसे मिटा दूं ये वाला तो। ऐसा सोचो, एक बॉल है, इसको छत से फेंक दिया और ये नीचे गिर रही है। तो सवाल ये है कि बॉल नीचे क्यों गिर रही थी। बॉल नीचे इसलिए गिर रही थी क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इस पे लग रहा था। फोर्स कितना लग रहा था ग्रेविटी का, एम जी लग रहा था। तो क्या फोर्स लग रहा था तब पार्ट, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था नहीं कर रहा था। तो भाई देख लो, ये बॉल है, इसको छत से फेंका तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है नहीं करता, करता है, ऑब्वियस है। तो इसका जवाब है फॉल्स। तो ऐसा नहीं है, फोर्स जीरो ना हो, फोर्स कुछ ना हो, कुछ ना कुछ फोर्स हो तो भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। तो ये है कि स्ट्रेट लाइन में फिर कब मूव नहीं करेगा जब फोर्स लग रहा हो, और स्ट्रेट लाइन में कब मूव करेगा जब फोर्स लग रहा हो। तो उसका जवाब ये है कि व्हेन, डायग्राम से बताते हैं। इसके पास कुछ बी वेलोसिटी थी, हमने इस पे कुछ फोर्स लगा दिया, समझ रहे हो, कुछ धक्का लगाया तो उसकी वेलोसिटी 2v हो गई। पहले 10 की स्पीड से आगे जा रहा था, फोर्स लगाया 20 की स्पीड से आगे जा रहा है, और आगे जाएगा तो 30 की स्पीड से आगे जाएगा, लेकिन जा तो स्ट्रेट लाइन में रहा है। तो क्या नोटिस करने वाली चीज है कि जब जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में धक्का लगाएं तो मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, या फिर जिस दिशा में जा रहे हो और एग्जैक्ट उस दिशा के विपरीत फोर्स लगाओगे, फोर्स पीछे लगाया, आगे वेलोसिटी थी, तो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप भाग रहे हो, आपका दोस्त आपको पीछे से खींच रहा है, आप भाग रहे हो, आपका दोस्त आपको पीछे से खींच रहा है, तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन जाओगे आप स्ट्रेट लाइन मोशन में। समथिंग कुछ भी, by3 by4 by6 कुछ भी, फोर्स ऐसे लगा। तो एक बात नोटिस करने वाली चीज है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो यदि उसी डायरेक्शन में फोर्स हो, व्हेन velocity vector and force vector, this is vector, when velocity vector and force vector are parallel, parallel or anti parallel, when velocity vector and force vector are parallel, parallel इस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में वेलोसिटी, और एंटी पैरेलल जिस दिशा में वेलोसिटी उसके विपरीत डायरेक्शन में फोर्स, एंटी पैरेलल, देन it will have straight line motion। स्ट्रेट लाइन मोशन, काम खत्म। तो अब
वैज्ञानिक पद्धति में इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? फोर्स वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि फोर्स और वेलोसिटी या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। फोर्स को आप एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर लेना कि इस दुनिया में जिसमें आप रह रहे हो, यदि इस दुनिया में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो पार्टिकल 100% स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। आपको पता लगाना है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है नहीं कर रहा, ये वाली कंडीशन लगाओ। ये कंडीशन लगाओ, देखो a क्रॉस b 0 आ रहा है, आ रहा है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होगा। अच्छा, ये पहली एक कंडीशन थी अपनी, पहली वाली कंडीशन में फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इस फोर्स को मैं 0 पुट कर दूंगा इधर, तो 0 क्रॉस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली अपनी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। फोर्स b के पैरेलल है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इस सबको मिटा देते हैं। तो कुछ 1D 2D 3D की जानकारी दे देते हैं आपको। 1D क्या है, 2D क्या है। तो 1D मोशन मतलब कि वन डायमेंशनल मोशन। ज्यादा लंबा हो गया। तो 1D मोशन में केवल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होंगे। इधर जाओगे तो आप पॉजिटिव कहलाओगे, इधर जाओगे तो आप नेगेटिव कहलाओगे। तो आप अपना देख लो, खा जाना है। आप नेगेटिव होना चाहते हो नेगेटिव चल जाओ, अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, बुरा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ। नेगेटिव रास्ता अपनाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव रास्ता अपनाओगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिव में आप एक जाओ, या फिर पॉजिटिव में आप 2 जाओ, या फिर पॉजिटिव में आप कुछ 3 समथिंग डिस्टेंस ट्रेवल करो, 3 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 फीट समथिंग कुछ भी। या फिर नेगेटिव में जाओ, कुछ भी जाओ। तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट को ले लो। जैसे मैंने ये वाला रेफरेंस पॉइंट लिया x इक्वल टू 0, तो इस रेफरेंस पॉइंट के राइट डायरेक्शन में जाओगे तो आप पॉजिटिव कहलाओगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो आप नेगेटिव कन्वेंशन लेंगे अपन। अच्छा, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला कुछ है नहीं। 1D मोशन में ये होगा। 1D मोशन में इन 1D मोशन we use only positive and negative sign to show our direction. In 1D motion we use only positive and negative sign to show our direction. अच्छा, अब आते हैं 2D मोशन में। 2D मोशन मतलब जैसे ऐसे समझो, ये आपका घर का फर्श है, समझ रहे हो। ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, दिस इज योर घर का फर्श। फर्श जो होती है जमीन, घर की जमीन है ये। तो जो जमीन पे जो चींटी चलेगी ना, ये जो जमीन है इस पे जो चींटी का जो मोशन होगा तो वो होगा आपका 2D मोशन। ठीक है, दिस विल बी 2D मोशन। तो सपोज आपने घर का एक कोना लिया फर्श का, ये जो फर्श है
इसका एक कोने लिया, कोने को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस और यहाँ से, तो ये समथिंग इज दिस पॉइंट x कॉमा y। तो दिस इज लोकेशन ऑफ चीटी। चीटी का लोकेशन आप बता रहे हो कि भाई चीटी हमारे घर के फर्श पर है, फर्श हमारा ये रहा, और फर्श के कोने से x डिस्टेंस में इतना जाओ, x डिस्टेंस में इतना गए, और फिर y डिस्टेंस में इतना आगे जाओ, तो आपको चीटी मिल जाएगी कि चीटी वहां पर है, चीटी का लोकेशन मिल जाएगा। अच्छा, तो चीटी की दूरी भी बता दो, कोने से चीटी की दूरी कितनी है। तो ये हम 9वीं क्लास में पढ़ के आते हैं, 9वीं 10वीं क्लास में। इसको सपोज आर वेक्टर ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, तो ये वाला एंगल भी बता दीजिए आप। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई, ये सब नॉर्मल जानकारी है, ये सब अब सीख जाओगे, ठीक है। टेन थीटा वाई बाई एक्स, और आर वेक्टर क्या होगा, ये तो है कि चीटी कोने से कितनी दूर है, और चीटी का लोकेशन आपको बताना है, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स डायरेक्शन से एंगल हुए टेन थीटा, तो वो बाई वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 3D में। ये x है, ये y है, ये z है। तो आप ये समझो कि आप जिस कमरे में हो, जिस कमरे में आप लेक्चर देख रहे हो, तो कमरा कुछ क्यूबिक टाइप का होगा, क्यूबॉइड टाइप का होगा। तो क्यूबॉइड टाइप में हवा में कुछ भी आप एक हवा के अंदर, हवा में, अब इस बार फर्श की बात नहीं करेंगे, इस बार हवा की बात करेंगे कि हवा में कोई एक पार्टिकल है, हवा में मच्छर उड़ रहा है। ये क्या है, मच्छर। तो एक स्टूडेंट सोचता है कि भाई मच्छर अभी हवा में है, इस जगह पे मच्छर है, तो इस मच्छर का मुझे लोकेशन बताना है। आई वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस मच्छर। तो आप कहते हो भाई कि मच्छर के पास जाने के लिए आप एक्स में इतना चलो, कुछ बाई में ऊपर जाओ, सॉरी बाई में इधर जाइए, और जेड में कुछ ऊपर डायरेक्शन में जाइए। चलो बाई को ऊपर मान लेते हैं, ठीक है, जेड को ये वाला, ये जमीन मान लेते हैं। ये क्या है, जमीन, और ये क्या है, हवा। तो मच्छर हवा में है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस आगे जाओ, ठीक है, और जमीन पे ही जेड डिस्टेंस और आगे जाओ, और फिर बाई डिस्टेंस ऊपर जाओ, तो आपको मच्छर का लोकेशन मिल जाएगा। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखते हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, इतना मिल गया। अब इस मच्छर की आप इस कोने से दूरी भी बता दो, जहां से आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, उस रेफरेंस पॉइंट से मच्छर की डिस्टेंस भी बता दो। ये रहा मच्छर का आर वेक्टर। तो इस मच्छर का आर वेक्टर डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, और कुछ एंगल वेंगल भी बताएं क्या, एंगल भी बता देते हैं।
ये सब चीज़ें अभी केवल जस्ट जस्ट जानकारी के लिए रख लो, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा है हार्ड एंड फास्ट कोई बड़ी बात नहीं है। आगे सीखेंगे हम कॉस अल्फा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस बीटा, ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ ना, ये वाला मैं मिटा देता हूँ। कॉस बीटा बाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा एंगल है, और अल्फा किस डायरेक्शन से एंगल है? अल्फा एक्स डायरेक्शन से एंगल है, बीटा बाई डायरेक्शन से एंगल है, गामा जेड डायरेक्शन से एंगल है। जैसे मैंने यहाँ पे टेन थीटा लिया था चीटी का लोकेशन बताने के लिए एक्स कॉमा वाई, तो चीटी का एंगल मैंने एक्स डायरेक्शन से बताया था, एक्स बाई, और एक्स डायरेक्शन से मैंने टेन लिया था, टेन थीटा इज इक्वल टू बाई बाई एक्स। ऐसे अल्फा जो है यहाँ से एक्स डायरेक्शन से एंगल है। जैसे मच्छर इस वक्त हवा में यहाँ पे था, तो इस एक्स डायरेक्शन से मैंने मच्छर का पोजीशन का एंगल लिया, फिर यहाँ से बाई डायरेक्शन से एंगल लिया, फिर यहाँ से जेड डायरेक्शन से एंगल लिया, तो कॉस अल्फा बीटा गामा हो गई इतनी, है ना? इतना नोट कर लिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। ये तो जस्ट केवल नॉर्मल जानकारी थी इस चैप्टर की। अब हम कुछ डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं जो मैंने शुरू में बताई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हम, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोजीशन। पोजीशन बोले तो पोजीशन, पोजीशन बोले मतलब पोजीशन, अच्छा पोजीशन मतलब स्थिति। आपकी आपकी क्लास में क्या स्थिति है? आप क्लास में फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या फिर सेकंड फर्स्ट हो, सेकंड लास्ट हो, सेकंड थर्ड हो, कुछ भी, लास्ट मतलब लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट वन हो, लास्ट सेकंड हो, लास्ट थर्ड हो, ऐसा बोलना चाह रहा था। तो आपकी पोजीशन क्या है, समझ रहे हो? तो वो है पोजीशन। आपकी स्थिति क्या है? व्हाट इज योर पोजीशन? तो पोजीशन अब हम फिजिक्स में किसकी बात करेंगे? एग्जाम में तो आपकी पोजीशन की बात होती है, जब रिजल्ट आता है जब हमारी पोजीशन की बात होती है। तो फिजिक्स में हम पार्टिकल की पोजीशन की बात करेंगे कि भाई इस पार्टिकल की पोजीशन ये है। तो सवाल ये है कि हम पोजीशन क्यों बताना चाहते हैं? भाई फिजिक्स पढ़नी है नहीं पढ़नी? फिजिक्स पढ़नी है तो कुछ सीखो भाई, ठीक है? तो ये एक पार्टिकल है, रेंडमली कहीं भी स्पेस में कहीं भी पार्टिकल है। तो आई वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। तो अब मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन का पता लगाना है कि वेयर आर यू। कोई मेरे से पूछे कि वेयर वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव, कोई मेरे से पूछे कि वेयर डू यू लिव, तो मैं बोलूँगा कि मैं राजस्थान में दौसा जिले में मेवा तहसील में इस कस्बे में इस गली में इस मकान नंबर में और इस एरिया के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये है मेरी पोजीशन। अच्छा,
तो आप पार्टिकल की पोजीशन बताओगे, तो सबसे पहले ना पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे। तो पोजीशन बताने के लिए आपको पहले ये सोचना होगा कि आपको पोजीशन कहाँ से बतानी है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू फाइंड माय पोजीशन। आपको मेरी पोजीशन कहाँ से बतानी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मेरी पोजीशन यहाँ से बतानी है कि मैं यहाँ से मेरी मेरी क्या हाल है। तो मैं बताऊंगा कि भैया आप यहाँ से मेरे से इतना दूर हो, इस डायरेक्शन में हो, इस जगह पे हो, इस जगह पे आप रह रहे हो। तो मैं इसको बोलूंगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, और ये बोलूंगा मैं पार्टिकल। ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, पार्टिकल। तो इस पार्टिकल की मैंने पोजीशन बताई कि ये वाला पार्टिकल इस रेफरेंस पॉइंट से कुछ इस तरह है, इस तरह रह रहा है। अच्छा, तो इसको कुछ डिफाइन भी कर दो। अच्छा, कुछ बोल देते हैं कि एक्स में इतना है, वाई में इतना है, जेड में इतना है। जितने भी होते हैं सब 3D के ही होते हैं। तो एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना। तो फिजिक्स वाले बोलते हैं कि भैया आप इसको ऐसा लिख लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको आप और अच्छे से ऐसे लिख लो। ये फिजिक्स वाले बोलते हैं, मैथ वाले बोलते हैं कि आप इसको ऐसा लिख लो। तो हम मान रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि इस रेफरेंस पॉइंट से ये वाला पार्टिकल कितनी दूर है। तो उसका जवाब भी हम जानते हैं। उसका जवाब ये है, ये वाला पार्टिकल हमसे इतनी दूर है। इतनी बात भी क्लियर है। आप ना ऐसे समझो कि पोजीशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड, इट इज रिलेटिव क्वांटिटी। समझ रहे हो, दिस इज रिलेटिव क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो रिलेटिव कैसे है? तो रिलेटिव ऐसे है कि आप किसके रिलेटिव आप देखना चाहते हो। मैंने देखा कि मैं इस पॉइंट के रिलेटिव देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट को। तो दिस इज रिलेटिव क्वांटिटी। अच्छा, कोई बोलता है कि नहीं, मैं इस पॉइंट के रिलेटिव इस पार्टिकल को देखना चाहता हूँ, इस पार्टिकल की पोजीशन को पता लगाना चाहता हूँ। तो भैया आपको किसी बात की मना नहीं है, आप आराम से देख लो। इस पॉइंट के रेफरेंस में आप इतनी दूर हो, कुछ ऐसी आपकी पोजीशन है। तो फिर आपके कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे। इस रेफरेंस पॉइंट को जब आप चेंज कर दोगे तो कुछ नए आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। लेट्स एक्स डैश बाई डैश जेड डैश, आपके नए कोऑर्डिनेट आ गए। पुराने वाले एक्स बाई जेड थे और नए वाले एक्स डैश बाई डैश जेड डैश आ गए। तो दिस इज रिलेटिव क्वांटिटी। ये पता लग गया रिलेटिव क्वांटिटी कैसे है। वेक्टर क्वांटिटी है ये। वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है हमें, वेक्टर क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे आप ये समझो, जैसे कोई मेहमान आपके घर पे आना चाहता है और वो घर पे आ गया। तो घर पे आया, रेलवे स्टेशन से उतरा, अब मेरे को फोन करके पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि ये ना, ये जो आपको रेलवे स्टेशन के पास में एक हलवाई की दुकान होगी, उस हलवाई की दुकान की बगल में एक गली है, वहां से सीधे आ जाओ, वहां पे खड़ा मैं आपको मिल जाऊंगा। अच्छा, तो मेहमान ने फोन किया मेरे को, मैंने ऐसे बताया कि आप हलवाई के पास वाली गली है, उसमें मुड़ जाना, सीधे सीधे चल जाना, वहां पे आपको हमारा घर मिल जाएगा। अच्छा, अब वो मेहमान क्या बड़ा चालाक था, तो उसने किया कि चलो एक बार इसके पापा से भी पूछ लेते हैं। उसको हलवाई की गली मिल नहीं रही थी, हलवाई की दुकान। तो उसने मेरे पापा को फोन किया। तो पापा ने बोला कि ऐसा करो कि जो रेलवे स्टेशन के बगल में जो मंदिर है, वहां से 10 कदम दूर एक दूसरी गली है,
उसमें मुड़ जाना आप। वहां पे मेरा ऑफिस है, मैं आपको वहां से पिकअप कर लूंगा और फिर आपको घर ले जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जाना एक जगह है पर रास्ते हैं बहुत सारे। जाना एक जगह है पर रास्ते हैं बहुत सारे। कहीं से भी स्थिति का पता लगा लो, स्थिति एक है। समझ रहे हो? फिजिक्स के अंदर आपकी स्थिति का पता लगाना चाहते हैं, कितनी भी टेस्ट ले लो। समझ रहे हो? फिजिक्स नहीं आती, कितनी भी टेस्ट ले लो, नंबर उतने ही आने हैं। चैप्टर बदलते जाएंगे, बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो नंबर कम ही आएंगे पेपर में। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज, इतनी रामायण का मतलब ये है, वेक्टर क्वांटिटी है और रिलेटिव क्वांटिटी है। इतनी जानकारी बहुत है पोजीशन के बारे में। दूसरे, पोजीशन के बाद हम आते हैं, पोजीशन के बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। कोई बड़ी बात नहीं है। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये है, देखो डेफिनेशन ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। इसमें हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चेंज इन पोजीशन, समझ रहे हो? तो पहले मैं यहाँ पे था, अब है ना, अब ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट किसी एक को माना, बार बार रेफरेंस पॉइंट को चेंज मत करना। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया है ना, तो मैंने ये ले लिया है, अब मैं दोबारा कभी भी सवाल में चेंज नहीं करूंगा। पूरी फिजिक्स के दौरान यदि मैंने रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया है तो किसी भी सवाल में अब मैं इस रेफरेंस पॉइंट को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, इतना बात मान लिया मैंने आपकी। तो पहले वाली पोजीशन मेरी ये थी, पहले मेरी पोजीशन ये थी, बाद में मेरी पोजीशन ये हो गई। अच्छा, ये तो पोजीशन ये नहीं है, पोजीशन ये है, ये वाली है मेरी पोजीशन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है मेरी पोजीशन पहले। एंड लास्ट में माय न्यू पोजीशन दिस इज। अच्छा, अब अब मैं बोल रहा हूँ कि इन पोजीशन में चेंज कितना आया। पहले मेरी पोजीशन इतनी थी, बाद में मेरी पोजीशन ये हो गई। तो पोजीशन में चेंज क्या आया? तो पोजीशन में चेंज ये आया कि आपका पोजीशन चेंज ये है। समझ रहे हो? तो नहीं तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, एक्स डैश कॉमा बाई डैश कॉमा जेड डैश। सेकंड वाले पोजीशन का कोऑर्डिनेट एक्स डैश बाई डैश जेड डैश, फर्स्ट वाले का एक्स बाई कॉमा जेड। ठीक है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, अंडरस्टूड है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपकी चेंज इन पोजीशन ये आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं डी वेक्टर लिख देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो चेंज कैसे देखते हैं? चेंज देखते हैं कि भाई, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास पहले 5 रुपए थे, मेरे पास पहले 5 रुपए थे, फिर मैंने कुछ खा लिया, कुछ किल लिया, मतलब कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ भी कर लिया, फिर लास्ट में मैंने मेरी जेब देखी तो उसमें 3 रुपए बचे। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज इन मनी, व्हाट इज चेंज इन मनी इज फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी। फाइनल मनी कितनी है? 3, इनिशियल मनी है 5, 3 माइनस 5 -2। तो मेरे में चेंज -2 का आया, -2 का चेंज आया, मतलब मैंने 2 रुपए खर्च कर दिए।
ये है। तो चेंज इन पोजीशन मतलब बाद की पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बाद की पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो पहले वाली पोजीशन क्या थी मेरी वेक्टर फॉर्म में? पहले वाली पोजीशन मेरी ये थी, तो मैं इसको और अच्छा लिख देता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये थी मेरी फाइनल वेक्टर। फाइनल वेक्टर डेड डैश और लगा दो, ये रहा मेरा फाइनल वेक्टर, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जे के कैप माइनस इनिशियल वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, अब ऐसा है कि आई में से आई को घटाएंगे, समझ लो, वाई में से वाई को घटाएंगे, जे में से जे को घटाएंगे, के में से के में घटाएंगे, कभी भी आई माइनस जे नहीं होता, या फिर जे माइनस के नहीं होता, समझ रहे हो? कभी बोला है, कभी ऐसा सोचा है कि जो भी है ना, ये तो सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप प्लस जेड डैश माइनस जेड के कैप, ठीक है। अब इसको मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा जेड के कैप। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये है सीधी सट्टे बात बताएं कि आपकी पहले वाली पोजीशन यहाँ थी, सेकंड वाली पोजीशन यहाँ थी, अब पहली पोजीशन से सेकंड पोजीशन आपको जाना है, तो आप कैसे भी चल जाओ, दिल्ली हो जाओ, कलकत्ता चल जाओ, मुंबई चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, घूम फिर के आप सेकंड पोजीशन पे आ गए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, पूरी साल भर इतनी अच्छी पढ़ाई करी, 10 10 11 12 12 घंटे पढ़ाई करी, और लास्ट में रिजल्ट क्या आया? जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट मायने रखता है, आपने कितनी पढ़ाई करी ना करी उससे कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ कहाँ गए, दिल्ली हुआ है, कलकत्ता हुआ है, मुंबई हुआ है, अमेरिका हुआ है, सब जगह हुआ है, और लास्ट में घूम फिर के आप यहाँ पे आ गए, और वो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना सही हुआ। डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है कि आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए, डिस्प्लेसमेंट को बस ये बता दो कि आपकी पहली वाली पोजीशन ये है, सेकंड वाली पोजीशन ये है, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल ये हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतना बहुत है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, केवल इनिशियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर, इन दोनों से मतलब है, और रामायण से कोई मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात बताना चाहते हैं, इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पथ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसको मतलब नहीं है कि आप कौन से रास्ते से होके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। जैसे रिजल्ट को मतलब नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ाई करी, आपने कितनी रात रात भर जग के पढ़ाई करी, रिजल्ट को ऐसे मतलब नहीं रहता ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को भी मतलब नहीं रहता। डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट पेंडेंट क्वांटिटी, समझ रहे हो? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज path independent quantity and अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ कितनी है? तो शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल इनिशियल एंड initial and final position is magni is magnitude of displacement. इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के अनेकों रास्ते हैं. There are so many infinite path to reach from first position to second position, but we want to find a shortest path. इस इन दोनों पोजीशन को जोड़ने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? वो हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम देख भी रहे हैं इन दोनों को जोड़ने वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है कि आप इस रास्ते में सीधे सीधे जाओ, कहीं भी मत मुड़ो. ऐसे कहीं भी मत मुड़ो, केवल सीधा सीधा जाओ. तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये बात बिल्कुल क्लियर है. और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें? इसको और अच्छे क्वांटिटी में लिख देते हैं. ठीक है. और इधर कुछ बताना चाहते हैं. इधर ये है कि यहाँ से भी आप बता सकते हो कि आपको फॉर्मूला बता देते हैं. फॉर्मूला मतलब कुछ बता देते हैं आपको. शॉर्टेस्ट जो पथ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है. देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मोड लगा देंगे, और मोड लगा के अंडर रूट एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है. अब कहना ये चाहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपना क्या आया? इसको ना एक और चीज बताना चाहता हूँ कि डी है ना, इसको अपन डेल्टा आर लिख देता हूँ. चेंज इन पोजीशन, आर वेक्टर क्या है? पोजीशन. और चेंज के लिए अपन ऐसा डेल्टा डेल्टा बोलते हैं इसको. डेल्टा है ना, त्रिभुज जो बनाते हैं ना अपन, ट्रायंगल, ये डेल्टा है. ठीक है. तो चेंज इन पोजीशन, चेंज डेल्टा मतलब चेंज इन समथिंग, और समथिंग व्हाट? समथिंग इज आर. व्हाट इज आर? आर इज पोजीशन. ठीक है. तो कुछ महान विद्यार्थी होते हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे विद्यार्थी होते हैं, वो डेल्टा आर को ऐसे भी लिखते हैं. अब ये क्या चीज है? बहुत छोटी सी चीज है, पर है बहुत बड़ी चीज. ज्यादा बड़ी भी नहीं है, पर है बहुत काम की चीज. कि आप है ना छोटे, ये क्या है? इंटीग्रेशन. कि आप छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट, डी आर क्या है? डी आर, देखो डेल्टा मतलब कुछ सिग्निफिकेंट चेंज. सिग्निफिकेंट चेंज मतलब जिसको हम निकाल सकें, जिसको हम फाइंड कर सकें. दिस इज सिग्निफिकेंट चेंज. डी मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल, जैसे 0.0000000000001. तो दिस इज डी. डी मतलब बहुत स्मॉल चेंज. मैं लिख देता हूँ. डी आर मतलब वेरी 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 वेरी, जितना भी आप लिख सकते हो ना, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन आर बोले तो, आर बोले तो आर, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन पोजीशन. तो ना अब इतना बड़ा पाथ बनाया, मैं इसको थोड़ा सफाई से बना देता हूँ. ठीक है. समझने के लिए अनेकों रास्ते हैं. किसी से जाओ, यहाँ से जयपुर जाने के
जैसे यहाँ से आपको कोटा जाना है तो कोटा कैसे जाओगे, यहाँ से पहले जयपुर चल जाओ, जयपुर से फिर कोटा चल जाओ ट्रेन पकड़ के, या फिर आप यहाँ से पहले लालसोट जाओ ओला, मतलब एक जगह पे जाने का अनेकों रास्ते, कहने का मतलब ये है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब क्या है कि इंटीग्रेशन मतलब सम, इंटीग्रेशन मतलब आप छोटी 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 चीजों को जोड़ के आप बहुत बड़ी चीज बनाना चाहते हो। छोटी छोटी मेहनत करोगे, डेली डेली मेहनत करोगे, तो एक दिन आपको बहुत बड़ा चीज मिलने वाली है। छोटी छोटी मेहनत करोगे तो धीरे धीरे मेहनत, लगातार मेहनत करोगे तो ही बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि बड़ी चीजें लगातार एक ही दिन में मिल जाएंगी, एक ही इंस्टेंट मिल जाएंगी। छोटी छोटी चीजों को आप सम करोगे, छोटे छोटे आप मेहनत करोगे लगातार, उनका फिर आपको जो सम मिलेगा ना, इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, दिस इज विल बी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डी आर मतलब, आप डी आर बोले तो इतना छोटे सा, समझ रहे हो, आर मतलब पोजीशन, और अच्छे से बनाता हूँ। ये थी फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन का ये आर वेक्टर था, आर इनिशियल, और ये आर फाइनल। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि छोटे 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 वेरी स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते जाओ आप, तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर लिया। ठीक है, जैसे आप किसी एक रास्ता को किसी हियर आई एम चूजिंग ए सिंगल पथ, स्पेसिफाई पथ, मैंने एक स्पेसिफिक पाथ ले लिया जो फर्स्ट पोजीशन को सेकंड पोजीशन पे पहुंचाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले लो आप, वेरी वेरी स्मॉल। ये ना इतने छोटे छोटे हैं कि दिख भी नहीं रहे, माइक्रोस्कोप से देखो इतने छोटे छोटे हैं। ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे आप जा रहे हो, छोटे छोटे चीज लेना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पूरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐड करूंगा, छोटे छोटे ऐसे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा, तो ये मेरे को फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ रहे हो, इन सब का वेक्टर एडिशन क्या होगा, अपन पढ़ते हैं ना वेक्टर में, तो इन सब का वेक्टर एडिशन घूम फिर के ये आएगा। समझ रहे हो, और अच्छे से समझाता हूँ, अपन पढ़ते हैं ना वेक्टर में, जैसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है, इधर गए फिर इधर गए तो फाइनली इधर गए। कहने का मतलब ये है कि इतना डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो फाइनली इतना हुआ, ये हो गया ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ऐसे जरूरी नहीं ट्रायंगल में हो, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। सम, वेक्टर सम क्या होता है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम क्या होगा, ये होगा। मेरे को आपने 3 रुपए दिए और 4 रुपए दिए, समझ रहे हो, किसी व्यक्ति ने मेरे को 3 रुपए दिए प्लस 4 रुपए दिए, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, मेरे पास 7 रुपए होंगे। ठीक है, अब एक लड़का था जो बहुत वेक्टर वेक्टर कर रहा था, समझ रहे हो कि नहीं, मैं वेक्टर का स्टूडेंट हूँ, मैंने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, आपने मेरे को टोटल रुपए दिए हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 5 रुपए दिए हैं आपने मेरे को। यदि वेक्टर में बोलेंगे तो आपने मेरे को 5 रुपए दिए हैं, और मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वेक्टर की जब बात करोगे ना तो मुझे 5 रुपए मिले हैं, वेक्टर की बात नहीं करोगे तो मुझे 7 रुपए मिले हैं। समझ रहे हो, तो अब मेरे को कैसे दोगे, तो मेरे को ऐसा समझो कि 3 रुपए मेरे को एक्स डायरेक्शन में मिले, कोई वेक्टर की बात कर रहे हैं, 4 रुपए, 4 रुपए मेरे को इस डायरेक्शन से मिले, मतलब रुपए स्केलर क्वांटिटी है बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
तो फाइनली मेरे को 5 रुपए मिले। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को 7 रुपए मिले, मेरे को 7 नहीं, मेरे को 5 रुपए मिले। तो ऐसे ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप इतना चले फिर इतना चले तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, समझ रहे हो। मेरे को 3 रुपए इधर मिले, 4 रुपए इधर मिले, तो मेरे को फाइनली 5 रुपए इधर मिले, टोटल 5 रुपए है मेरे पास, 7 रुपए नहीं है। यदि मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो ये क्या है, पोजीशन मैंने पहले बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन पोजीशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो कहने का मतलब ये है पहले मैं इधर गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हुआ। ये क्या है, सारे सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। और ऐड कैसे होंगे, ऐसे होंगे कि 3 रुपए प्लस 4 रुपए 5 रुपए, ऐड ऐसे हो गए। डायरेक्शन डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, फिर फाइनली इधर गए, ऐसे मतलब बहुत है इतना, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आर हो गया, है ना। अब डिस्टेंस हो गई, सॉरी पोजीशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब डिस्टेंस की बात करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में ना सम कम ही रहता है स्केलर से। मेरे पापा ने मेरे को 8 रुपए दिए और 6 रुपए दिए, ऐसा समझो। तो हो सकता है मेरे पास 10 रुपए हो, क्योंकि 8 स्क्वायर प्लस 8 8 64 छकना का 36 का स्क्वायर का अंडर रूट 10 होता है, जबकि मेरे पास होने चाहिए तो 14 रुपए। पापा से बोलो कि पापा आपको वेक्टर आता नहीं है, आपने मेरे को 14 रुपए नहीं दिए, आपने मेरे को 10 रुपए दिए, क्योंकि कुछ आपने डायरेक्शन भी देखी, डायरेक्शन का ध्यान भी रखना है ना, तो इसलिए वेक्टर का ध्यान रखो। तो अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं ना, जानकारी बहुत ज़्यादा दे दी, कुछ सवाल करने भी जरूरी है। फिजिक्स में सवाल से ही आप फिजिक्स सीखोगे, थ्योरी थ्योरी पढ़ने से सवाल कुछ नहीं होने वाला। तो सवाल नंबर 1, तो हियर आई एम गिविंग एक्स, बोले तो पोजीशन, तो पोजीशन किसकी, एक्स डायरेक्शन की पोजीशन। यदि मैं आर लिख देता हूं तो मतलब 3D की पोजीशन हो जाएगी, मतलब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो मैं केवल एक्स दे रहा हूँ, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो। अब वो पोजीशन कितनी है, वो कुछ मैं टाइम का फंक्शन दे रहा हूँ, टाइम का फंक्शन लाइक t-3, नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ रुक जाओ। t² माइनस 8t प्लस 15, ये कुछ टाइम के फंक्शन में मेरी पोजीशन दी हुई है, कि मतलब t इक्वल टू 0 पे ना, मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। ये मेरी पोजीशन आपको दी गई है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू, नहीं t इक्वल टू 0 नहीं, t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 5। जब टाइम 3 सेकंड हुआ और जब टाइम 5 सेकंड हुआ, उस ड्यूरेशन के दौरान मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो वो आपको बताना है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, सब कर देंगे। तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप
इज इक्वल टू एक्स फाइनल प्लस एक्स फाइनल आई कैप प्लस एक्स फाइनल जे कैप प्लस एक्स फाइनल के कैप। ये हो गई फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर है एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड इनिशियल के कैप। अब हम बात कर रहे हैं केवल एक्स की, तो भाई उधर वाई आएगा, उधर जेड आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केवल एक्स की, तो वाई जेड जीरो करो। तो डेल्टा एक्स आई कैप इज इक्वल टू एक्स फाइनल आई कैप माइनस एक्स इनिशियल आई कैप। अच्छा, तो आप फाइनल पोजीशन बता दो और इनिशियल पोजीशन बता दो, मैं दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये तो बहुत आसान सा काम है। t इक्वल टू 3 पुट करो, एट t इक्वल टू 3 एक्स वेक्टर कितना आया 3 3 9 माइनस 3 अंठे 24 प्लस 15, तो जीरो आ गया। 15 9 24 जीरो है, ठीक है। और एट t इक्वल टू 5, तो इसमें 5 पुट करो, 25 माइनस 5 8 40 प्लस 15, ये भी जीरो हो गया क्या? दोनों जीरो जीरो हो गए, तो जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। अब सोचो इसमें हो क्या रहा है। इस इक्वेशन से हो क्या रहा है कि एक डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, x इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जब जस्ट मैंने घड़ी मेरी स्टार्ट की, तो घड़ी स्टार्ट की तो उस समय से मैं t इक्वल टू 0 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे मेरी पोजीशन कितनी आई, तो t इक्वल टू 0 पे मैं मेरे रेफरेंस पॉइंट से 15 यूनिट डिस्टेंस आगे था। अच्छा, अब मान लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट ये है, तो रेफरेंस पॉइंट से 15 यूनिट में आगे था t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 2 की बात करो, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 पुट करो, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 अंटे 16 प्लस 15 3, तो फर्क आ गया क्या चक्कर है। t इक्वल टू 2 पुट करने पे कितना रहा, 2 दूनी 4 2 अंटे 16 15 3, तो t इक्वल टू 0 पे मैं इधर था, फिर इधर चलने लगा, इधर चलने लगा, इधर चलने लगा, और फाइनल मेरी पोजीशन हो गई 3। तो फाइनल मेरी पोजीशन हो गई 3 एट t इक्वल टू 2, मतलब मैं इधर गया, फिर मैं इधर चलने लग गया। अच्छा, t इक्वल टू 3 पे मैं पहुंचते पहुंचते मेरा जीरो हो गया, पोजीशन मेरी जीरो हो गई, मतलब मैं रेफरेंस पॉइंट पे आ गया। अच्छा, ये हो गई t इक्वल टू 3 की बात। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे आ गया, t इक्वल टू 3 पे यहाँ पे आ गया। अब t इक्वल टू 4 की बात करता हूँ, तो t इक्वल टू 4 पे मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए, तो 4 पुट करता हूँ, 4 चौक 16 माइनस 4 8 32 प्लस 15 16 15 31 माइनस 32 माइनस 1, तो t इक्वल टू 4 पे मैं रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में चला गया। 15 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, 2 पे यहाँ पे था, 3 पे यहाँ पे था, और t इक्वल टू 4 पे मेरी पोजीशन माइनस 1 हो गई। t इक्वल टू 5 पे मेरी पोजीशन वापस 0 हो गई। तो कहने का मतलब ये है
कहने का मतलब ये है जैसे जैसे समय बीतता गया मैं ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और आ गया, ऐसे ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे आ गया, काम खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 3 पे मैं जिधर था t इक्वल टू 5 पे ही मैं उधर हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया, काम खत्म। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।